आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत, यहाँ के नेता और उनके द्वारा की गई राजनीति, ये तीनों मिलकर हर रोज़ मीडिया के हेडलाइंस बनाते हैं, जिसमें तारीखें होती है, सियासी लोग की बातें होती है और होते हैं ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम जो हमेशा के लिए किसी भी लोकतंत्र के लिए काले धब्बे के समान बन जाते हैं। ऐसा ही एक धब्बा भारत की राजनीति में आज तक मौजूद है, वो है बोफोर्स घोटाला। नमस्कार, मैं सर्वजीत, द इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। 1980 के दशक में भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाला बोफोर्स घोटाला कुछ और नहीं बल्कि 400 mm होवित्ज़र तोप की सच्चाई से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर भारत की राजीव गांधी सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच पूरे 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। हालांकि इस डील के विरोध में तब आवाज़ उठनी शुरू हुई जब स्वीडिश रेडियो ने यह दावा किया कि इस सौदे को सफल बनाने के लिए एबी बोफोर्स कंपनी ने भारत के नेताओं को 60 करोड़ रुपए का घूस दिया है। हालांकि 20 अप्रैल 1987 को मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में बताया कि बोफोर्स से जुड़े इस डील में किसी ने किसी को रिश्वत नहीं दी है और न ही किसी बिचौलिए की इसमें भूमिका थी। लेकिन इस डील में रिश्वतखोरी की गई थी, वो भी लगभग 130 करोड़ से ज्यादा की। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में आई किताब बोफोर्स गेट बता रही है, जिसे लिखने का काम किया है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे संस्थानों में काम कर चुकी खोजी पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने। दरअसल अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के दम पर राजीव गांधी की सरकार गिराने वाली चित्रा सुब्रमण्यम बोफोर्स केस के पीछे पिछले 40 सालों से लगी हुई थी, जिनके कार्यों में सहायता करने का काम किया एक पूर्व स्वीडिश अधिकारी ने, जिन्होंने गुप्त रूप से चित्रा को ऐसे डॉक्यूमेंट सौंपे जो बोफोर्स घोटाले में घूस लेने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। असल में चित्रा ने इस गन डील के बारे में प्रामाणिकता से जो कुछ भी लिखा है उसका सोर्स नेम उन्होंने अपनी नई किताब बोफोर्स गेट में स्टिंग दिया है, जिनका असली नाम स्टेन लिंडस्टर्म है, जिन्होंने इस किताब को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि लिंडस्टर्म के द्वारा जर्नलिस्ट चित्रा को गुप्त तरीके से ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को $1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ से ज्यादा की कमीशन स्वीडिश बैंक के द्वारा दी गई थी। असल में जिस घोटाले को हम यहाँ बता रहे हैं, उस घोटाले की जानकारी सबसे पहले स्वीडिश रेडियो ने यह खबर बताते हुए दी थी कि बोफोर्स ने गुप्त स्विस बैंक खातों के माध्यम से वरिष्ठ भारतीय राजनेताओं को रिश्वत देकर स्वीडन का सबसे बड़ा हथियार कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। वही जैसे ये जानकारी दुनिया के सामने पहली बार आई, वैसे ही इंडिया से लेकर स्वीडन तक हाहाकार मच गया। एक और जहां राजीव गांधी के मिस्टर क्लीन वाली इमेज पर दाग लग गया, तो दूसरी ओर स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इसके बावजूद दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस घोटाले को गलत बताते रहे, लेकिन यह घोटाला बड़े स्तर पर हुआ था। इस स्कैम के बारे में बताते हुए चित्रा सुब्रमण्यम के सोर्स बताते हैं कि नेशनल स्वीडिश वार मटेरियल के इंस्पेक्टरेट यानी जांच करने वाले विभाग के मुखिया कार्ल फ्रेडरिक को यह पता चल गया था कि स्वीडन कैसे व्यवस्थित रूप से विदेशों में हथियार बेचने के लिए कानूनों को दरकिनार कर रहा है। ये जानकारी जैसे ही फ्रेडरिक के पास पहुंची, वैसे ही उन्होंने बोफोर्स और स्वीडिश सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की। फिर उन्हें पता चला कि ये समझौता उनके पीठ पीछे पहले ही किया जा चुका है। चूंकि इस घोटाले को लेकर फ्रेडरिक कुछ कर पाते कि स्वीडिश रेडियो पर कहानी प्रसारित होने से 3 महीने पहले यानी साल 1986 के जनवरी महीने के दौरान उनकी एक सबवे में गिरकर मौत हो गई। लेकिन संजोग से उनके ब्रीफकेस से कुछ नोट मिले जिसमें अवैध बिक्री की बात लिखी गई थी। इसके अलावा बोफोर्स के मार्केटिंग हेड मार्टिन आर्डबो ने यह स्वीकार किया कि बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए नियमित रूप से बिचौलियों को कमीशन का भुगतान करता था। यह तब तक कानूनी रूप से स्वीकार था जब तक इसमें राजनेता शामिल नहीं हुए थे। अब आपके सामने सवाल होगा कि जिस स्कैम की स्क्रिप्ट बड़े बड़े स्वीडिश और इंडियन अधिकारियों की आड़ में लिखी जा रही थी, आखिर वो लीक कैसे हो गई। असल में इस घोटाले का खुलासा स्वीडन के एक आम बैंक ने किया, जिसमें स्वीडिश लोगों की सारी कमाई जमा होती थी। यह बैंक स्वीडन के राष्ट्रीय बैंक रिक्स बैंक था, जिसने बैंक के अंदर इंडिया बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट के कागज को लहरा रहे बोफोर्स के तत्कालीन प्रशासनिक प्रमुख मोरबर्ग से ये सवाल पूछा कि इतनी बड़ी रकम वाले कॉन्ट्रैक्ट में यदि 3% कानून के हिसाब से कमीशन है, तो इस राशि को गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड को क्यों दिया जा रहा है।
आखिरकार बैंक का ये स्टेटमेंट बोफोर्स के लिए गले की फांस बनी और फिर शुरू हुई इस घोटाले के खुलासे की कहानी। दरअसल 1986 में स्वीडिश रेडियो के माध्यम से इस घोटाले की जानकारी दी गई। इसके बाद स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो ने इन आरोपों की जांच करते हुए एक रिपोर्ट पेश की। इस दौरान ऑडिट रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को संशोधित भी किया गया। फिर स्वीडन के मुख्य अभियोजक लांस रिंगबर्ग ने एक स्वतंत्र जांच शुरू की, जिसका स्विट्जरलैंड में द हिंदू अखबार के लिए काम करने वाली पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने फॉलोअप किया और अपनी खोजी पत्रकारिता के दम पर आज सबसे बड़े घोटालों में शामिल बोफोर्स घोटाला का पर्दाफाश की है। असल में चित्रा जिस बोफोर्स गेट किताब के जरिए इस घोटाले को उजागर की है, उसके पीछे उनका 40 सालों से अधिक का प्रयास शामिल है, क्योंकि वे बोफोर्स की स्टोरी के पीछे भाग तो रही थी, लेकिन कोई पुख्ता सोर्स उन्हें नहीं मिल रहा था। हालांकि अक्टूबर 1987 में सुब्रमण्यम को एक अजनबी मिला, जिसने उन्हें बोफोर्स घोटाले के सारे डॉक्यूमेंट्स देने का काम किया। यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि स्वीडिश पुलिस में अधिकारी रह चुके स्टेन लिंडस्ट्रॉम हैं, जिनको किताब में चित्रा के द्वारा स्टिंग के नाम से पुकारा गया है। दरअसल बोफोर्स स्कैंडल को क्रैक करने के पीछे भाग रही चित्रा को अक्टूबर 1987 में स्टिंग ने सुझाव दिया कि यदि वे इस जांच को आगे बढ़ाने में ज़्यादा गंभीर है तो स्वीडन आए, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये चेतावनी भी दी थी कि यहाँ आने के बाद वे मेरे बारे में किसी के सामने जिक्र नहीं करेंगे। आखिरकार अचानक से स्टिंग यानी लिंडस्ट्रॉम उनसे मिलने आए और खुद को स्वीडिश पुलिस के प्रमुख के रूप में पेश किया, जो बोफोर्स भारत बंदूक सौदे की जांच का नेतृत्व कर चुके थे। बोफोर्स सौदे की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी को अपने सामने देख चित्रा भरोसा नहीं कर पा रही थी। अंततः 1997 का वो समय आया जब लिंडस्ट्रॉम और सुब्रमण्यम के प्रयास से 500 से 1000 सीक्रेट स्विस डॉक्यूमेंट्स एक बॉक्स में भारत भेजे गए, लेकिन आज तक किसी ने इस राजदार संदूक को खोलने का प्रयास नहीं किया है। असल में ये बॉक्स सीबीआई के हाथों सौंपे गए थे, जिस वक्त सुब्रमण्यम और तत्कालीन सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह भी मौजूद थे। लेकिन इस बॉक्स को मिले 25 सालों से भी ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज तक इसे किसी भी सरकार ने खोलने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो अटल अडवाणी की सरकार हो या आज की मोदी सरकार।